हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज का होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास जो होने वाला है वह आपके आज का जो पेपर आपका हिंदी का होने वाला है, उसी पेपर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज के क्लास में मेरे दोस्तों क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा तेज़ी से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हमें क्या करने हैं मेरे दोस्तों, देखने हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आपको संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हिंदी का वह क्या कर हो सके मेरे दोस्तों, तैयार हो सके और कंप्लीट हो सके, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए मेरे दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पहला प्रश्न कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण। तो मेरे दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वह क्या है, बेरोजगारी है। दूसरा है दूसरा आपका प्रश्न दिया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो यह क्यों नहीं है, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। 5 नंबर प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वह भीमराव अंबेडकर है। कौन है मेरे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है मेरे दोस्तों, जाति प्रथा है। क्या है, जाति प्रथा। अगला है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा है। क्या है मेरे दोस्तों, जाति प्रथा। 10 नंबर है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या करता है, आवश्यक मानता है। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा का संपादित अंश है, तो यह इनहिलेशन ऑफ क्या है, कास्ट है। किसका है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है मेरे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को। अगला है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है, तो 20 के दांत शीर्षक पाठ की जो विद्या है वह क्या है, 20 के दांत जो है कहानी है या कहानी है। क्या है मेरे दोस्तों, कहानी। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मदन के लिए मार खाना क्या थी मेरे दोस्तों, मामूली बात थी। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा जो कहानी लिखा गया है वह 20 के दांत कहानी है। 16 नंबर प्रश्न है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बहनें थी, या पांचों जो थी वह किसकी बहनें, तो वह खोखा की बहन थी, जिसका नाम क्या था, कासू भी था। अगला है खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत मदन ने क्या किए थे, तोड़े थे, जब दोनों में क्या हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। अगला है सेन साहब की कार की कीमत, सेन साहब की कार की कीमत क्या है मेरे दोस्तों, 7,500 है। कितनी है, 7,500, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला 21 नंबर सेन साहब की आंखों का तारा, तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। कौन था, खोखा था, जिसका नाम क्या था, कासू भी था। अगला है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे, तो वह खोखा से ही खतरा क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी क्या कर लिया था, बदल लिया था। अगला है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो यह सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था, सेन साहब ने। अगला प्रश्न है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है,
तो यह कथन सेन साहब का है। किसका है? सेन साहब का। अगला है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों लड़कियां जो थी वह सुशील थी। क्या थी? सुशील। अगला है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा क्या हुआ था? मिला था। तो वह वारेन हेस्टिंग्स के समय क्या हुआ था? मिला था। 28 नंबर है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने क्या किया था? प्रकाशित करवाया था। अगला है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो यह वनस्पति विज्ञान से इसका क्या है? संबंध है। अगला है 30 नंबर, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो मेघदूत का। किसका किया है? मेघदूत का किया है। 31 नंबर है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्तों वह कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? तो यह भारत 1783 ईस्वी में पहुँचे थे। कब? 1783 में। 33 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, यानी जहाँ गाँव रहते हैं, गाँव भारत के गाँव में ही क्या हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया है। किसने किया है? मैक्स मूलर। 35 नंबर है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे मेरे दोस्तों? यह क्या है? तो यह एक भाषण है। क्या है? भाषण, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। 37 नंबर प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे। तो प्लेटो और कांट जो थे वह महान क्या थे? दार्शनिक थे। 38 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष की उम्र में। अगला है 39 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर को कहा है। किसको कहा है? मैक्स मूलर को। 40 नंबर है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यह वारेन हेस्टिंग्स को क्या हुआ था? मिला था, जो भारत 1783 ईस्वी में आया हुआ था। अगला है 41 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो किसके? तो नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में। 42 नंबर है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो कहीं अधिक विशाल मेरे दोस्तों क्या है? तो संस्कृत भाषा और क्या? साहित्य, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर है, हकर्स क्या थे? तो हकर्स जो थे मेरे दोस्तों वह क्या थे? तो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। अगला है, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। अगला है 45 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख क्या करते थे? पसंद करते थे। अगला प्रश्न है 46 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो यह किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है? कृति है। अगला है 47 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को निर्लज अपराधी की संज्ञा दी है। अगला है 48 नंबर, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो ऐसा कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने। अगला है 49 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। 50 नंबर है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऐसा उनकी छोटी लड़की ने क्या किया था? पूछा था। 51 नंबर है, इनमें से ललित निबंध कौन है? तो ललित निबंध इनमें से कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या एक ललित निबंध है। 52 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ, तो इनके द्वारा लिखा हुआ पाठ जो है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है नाखून प्रतीक है, तो नाखून किसका? तो पांचवी वृत्ति का क्या है? प्रतीक है। अगला है 54 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के यानी पशु के प्रतीक है। 55 नंबर है, हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 56 नंबर प्रश्न है,
सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ, अनजान स्मृतियों को क्या कहा जाता है? सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। अगला है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्तियाँ की क्या है? पहचान है। अगला है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह जो है मेरे दोस्तों वह किनकी रचना है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 59 नंबर है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? तो उनकी छोटी लड़की ने यह प्रश्न किया था। अगला है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक पुस्तक जो है वह गुणाकर मूल्य की रचना है। अगला है 61 नंबर नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में क्या की जाती है? लिखी जाती है। 62 नंबर है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारतीय लिपियों कहानी पुस्तक के रचयिता जो है वह गुणाकर मूल्य हैं। 63 नंबर है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में क्या की जाती है? लिखी जाती है। 64 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि के लेखक है? तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अगला है 65 नंबर प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहपाद की क्या है? रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना जो है वह संस्कृत भाषा में है। अगला है 68 नंबर नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो नागरी लिपि जो है मेरे दोस्तों वह क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो यह कैसी भाषाएं हैं? तो यह सब जो है दक्षिण भारत की क्या है? भाषाएं, यानी इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर है निबंध के लेखक है? तो निबंध के लेखक जो है वह गुणाकर मूल्य हैं। अगला है एक सरहपाद किसकी कृति है? तो सरहपाद की जो कृति है वह दोहा कोश है। कौन है? दोहा कोश। 72 नंबर है हिंदी के आदि कवि? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद जो है वह हिंदी के क्या है? आदि कवि है। अगला है 74 नंबर 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? तो यह देवनागरी लिपि में क्या है? अंकित है। 75 नंबर है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि क्या कहा था? तो इन्होंने क्या कहा था मेरे दोस्तों? तो इन्होंने नंदी नागरी कहा था। क्या कहा था? नंदी नागरी। अगला है 76 नंबर उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से अगर देखा जाए तो 9वीं सदी से नागरी लिपि के लेख क्या होने लगते हैं? मिलने लगते हैं। 77 नंबर प्रश्न है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वह हमें दक्षिण भारत से क्या होते हैं? मिलते हैं। अगला है बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का समय का है। 79 नंबर है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है वह देवनागरी लिपि में क्या की जाती है? लिखी जाती है। अगला 80 नंबर विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के जो लेख है वह नंदी नागरी लिपि में है। किस लिपि में? नंदी नागरी लिपि में क्या किया गया है? लिखा गया है। अगला है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो यह धारा नगरी के क्या करने थे? रहने वाले थे। 82 नंबर है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला जो थी वह लेखक की क्या थी? पत्नी थी। 83 नंबर है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक जो है वह किसकी रचना है? तो वह अमरकांत की क्या है? रचना है। अगला है 84 नंबर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक के साले साहब क्या हुए थे? आए हुए थे। 85 नंबर है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा जो थी वह बलिया से क्या की थी? प्राप्त की थी। 86 नंबर प्रश्न है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से क्या हुआ था? भाग करके आया हुआ था। अगला है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था वह लेखक का क्या था? पुत्र था। 88 नंबर है
बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। अब था दिल बहादुर। 89 नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण क्या हुआ था? भागा था। 90 नंबर है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम? तो अमरकांत के द्वारा बहादुर शीर्षक कहानी क्या किया गया है? लिखा गया है। 91 नंबर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो था यह युद्ध में क्या हुआ था? मारा गया था। अगला प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो वह माँ के पास क्या हुई थी? चली आई थी। अगला प्रश्न है 93 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो उन्होंने पैसे चुराने के आरोप क्या किए थे? लगाए थे। अगला है 94 नंबर, कहानी है। तो इनमें से कहानी जो है वह बहादुर है, कहानी है। बाकी नाखून क्यों बढ़ते हैं वह क्या है? निबंध है। 95 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? नेपाल का रहने वाला था। 96 नंबर है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो उस पर 11 रुपये की चोरी का क्या हुआ था? इल्ज़ाम लगाया गया था। 97 नंबर प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो क्यों चला गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह छोड़कर क्या हुआ? चला गया। 98 नंबर प्रश्न है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन कहानी संग्रह जो है वह अमरकांत के द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। 99 नंबर प्रश्न है, लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक के पत्नी जो रिश्तेदार थे वह रविवार के दिन क्या हुए थे? लेखक के यहाँ आए हुए थे। अगला है 100 नंबर प्रश्न है, बहादुर कितने वर्ष का था? तो बहादुर जो था वह 12-13 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 12-13 वर्ष का। अगला है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम ऊंचगांव सानी था। क्या था? ऊंचगांव सानी। 102 नंबर है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की क्या है? पंक्ति है। तो यह किस निबंध की? तो परंपरा के मूल्यांकन की क्या है? पंक्ति यह दी गई है। 103 नंबर है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। 104 नंबर है कि परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य में कौन विद्या है? तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला 106 नंबर, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा के ज्ञान किसके लिए? तो जो लकीर के फ़कीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करने चाहते हैं उनके लिए क्या है? यह आवश्यक है। अगला है, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही रूस में थी। कहाँ थी? रूस में। जार को क्या कहा जाता? सम्राट कहा जाता था। अगला है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वह रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। क्या है? निर्णायक है। अगला है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो अविच्छिन्न है। कैसा है? अविच्छिन्न है। अगला है 111 नंबर, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ऐसा समाजवादी व्यवस्था में ही क्या है? संभव है। अगला है 112 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो वह 1949 से 1953 तक क्या हुए थे? प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। अगला है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह किसकी है? तो परंपरा के मूल्यांकन की है। किसकी है? परंपरा के मूल्यांकन की। 114 नंबर है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो ऐसा किसको कहा जा सकता है मेरे दोस्तों? तो पूंजीवादी सभ्यता को। किसको? पूंजीवादी सभ्यता को। अगला है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का संदर्भ कैसा संबंध जो है वह द्वंद्वात्मक है। कैसा है? द्वंद्वात्मक। अगला है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो ऐसा कौन है? टॉल्स्टॉय है, इन्हीं टॉल्स्टॉय। अगला 117 नंबर, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे?
तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वह लखनऊ घराने के क्या थे, वंशज थे। किस घराने के, लखनऊ घराने के। अगला है पंडित बिरजू महाराज का संबंध है, तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध इसमें किसी से नहीं बल्कि कथक से है। किससे है, कथक से। अगला है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक, तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के जो लेखक है कौन है, पंडित बिरजू महाराज है। कौन है, पंडित बिरजू महाराज। अगला है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ, तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो था वह 27 साल की उम्र में क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। अगला 121 नंबर, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो बिरजू महाराज को जो तालीम जो थी वह बाबूजी से क्या हुई थी, मिली थी। अगला है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो बिरजू महाराज कथक शैली के क्या थे, नर्तक थे। अगला है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। क्या था मेरे दोस्तों, शंभू महाराज। अगला है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है मेरे दोस्तों वह किस रूप में है, तो वह नर्तक के रूप में है। किस रूप में, नर्तक के रूप में। और कैसे नर्तक है, तो कथक नर्तक है। किस प्रकार के, कथक नर्तक हैं। अगला है जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, तो इस साहित्य की जो विद्या है वह साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार। अगला है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो वह चाचा थे। कौन थे, चाचा। अगला है 127 नंबर, हलकारे का अर्थ होता है, तो हलकारे का अर्थ क्या होता है, संदेशवाहक होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, संदेशवाहक। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। अगला है पंडित बिरजू महाराज हो गया साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। कितने साल के थे, तो उनके पिता का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो वह कितने साल के थे मेरे दोस्तों, तो 9.5 साल के थे तभी उनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो बिरजू महाराज खुद को अपने पिता का क्या मानते थे, शागिर्द मानते थे। अगला 131 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न है 132 नंबर, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, तब उनकी उम्र जो थी मेरे दोस्तों वह कितनी थी, 27 वर्ष थी। अगला है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो वह किस पीढ़ी के, तो 7वीं पीढ़ी के क्या हैं, कलाकार हैं। अगला है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो उनका नाम क्या था, तो झुमक लाल उनका क्या था, नाम था। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है, तो कथक शैली से है। किससे है, कथक शैली से। अगला है जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए, तो वह लखनऊ चले गए थे। कहाँ चले गए थे, लखनऊ चले गए थे। अगला है लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे, तब पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स कुछ भर ले गए थे। क्या लिखा है, टेप्स से। अगला है ला शत्रुज क्या था, तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था। नेक्स्ट प्रश्न है पिकासो की विख्यात कृति का नाम, तो पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है, मादामोजुएल द अभिनव उसकी कृति का नाम है। अगला 140 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। अगला है बिल्लानव क्या है, तो बिल्लानव जो है वह एक छोटा सा गांव था जो दक्षिण अभिनव के रोन नदी की दूसरी ओर था। अभिनव किस नदी पर स्थित है, तो यह रोन नदी पर क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम, तो अभिनव है। कौन सा शहर, अभिनव। 144 नंबर है प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो प्रत्येक वर्ष में समारोह तो कैसा, तो रंग समारोह क्या होता है, आयोजित होता है। अगला है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो फ्रांस का प्रमुख जो कला केंद्र रहा है वह क्या रहा है मेरे दोस्तों, तो अभिनव। क्या रहा है, अभिनव। अगला है 146 नंबर, अभिनव किस देश में है, तो अभिनव जो है वह फ्रांस में है, जो दक्षिण फ्रांस का एक क्या है, शहर है। अगला है
इसमें कविता नहीं है, तो इनमें से कविता कौन नहीं है? तो अभिनय जो है वह कविता नहीं है, बल्कि स्वदेशी है, हमारी नींद भी है, भारत माता। अगला है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो उन्होंने 27 गद्यों की क्या की थी? रचना की थी। अगला है, ल मादामोजेल दो अभिनयों किस कृति है? तो यह पिकासो की क्या है? कृति है। अगला है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक क्या हुआ रहता था? उपयोग होता रहा था। अगला है, बिलन और अभिनयों के बीच कौन नदी है? तो इसके बीच कौन नदी है? रोन नदी है। कौन सी नदी है मेरे दोस्तों? रोन नदी। अगला है, अभिनय क्या है? तो अभिनय जो है वह ये क्या है? ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। अगला है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली जो है वह किस प्रकार की मेरे दोस्तों कहानी है? तो वह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। अगला है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए क्या हुआ था? भागा था। अगला है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ क्या थी? जिंदा थी। तो उसमें 2 मछलियाँ जो थी वह क्या थी? जिंदा थी। अगला है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता। तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता विनोद कुमार कौन है? शुक्ल। अगला है, मछली लेकर कौन भागा था? तो मछली लेकर के संतु भागा था। कौन भागा था? संतु भागा था। अगला है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का? तो मध्यम वर्ग का जीवन क्या किया गया है? वर्णित किया गया है। अगला है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो वह कौन था? नरेन था। कौन था? नरेन। अगला है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए मसाला जो थी वह माँ पीस रही थी। एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो वह किस विश्वविद्यालय में? तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। अगला 162 नंबर, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से उनकी माँ ने मना किया था। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में मछली जो केवल उन लेखक के पिताजी ही खाते थे। अगला 164 नंबर, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे। क्या? मछली। 165 नंबर, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो लेखक के पिता ने 3 मछलियाँ क्या की थी? खरीदी थी। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की क्या है? रचना है। किनकी है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला 167 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है 168 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। अगला 169 नंबर, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की जो कोशिश था वह भग्गू कर रहा था। कौन? भग्गू। कौन कर रहा था मेरे दोस्तों? भग्गू कर रहा था। अगला 170 नंबर, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो लेखक के केवल पिताजी ही क्या करते थे? खाते थे। अगला है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो यह किससे लिया गया है? तो महाविद्यालय कहानी संकलन से क्या किया गया है? लिया गया है। अगला है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे क्या हुआ था? खड़ा था। किसके? तो मकान के नीचे। अगला है, अमरुद्दीन नाम किसका था? तो अमरुद्दीन जो था वह बिस्मिल्लाह खां का क्या था? नाम था। अगला है, रसूलन बाई थी। तो रसूलन बाई एक गायिका थी। कौन थी? गायिका। अगला 175 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन था। क्या नाम था? कमरुद्दीन। अगला है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम पर्व का क्या नाम जुड़ा हुआ है? अगला है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी संस्कृति की क्या है? पाठशाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? बिस्मिल्लाह खां। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। अगला है, कविता नहीं है। तो इनमें से कविता कौन नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत जो है वह कविता नहीं है, बाकी तीनों क्या है? कविता है।
अगला है इबादत। इबादत का अर्थ है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है। क्या होता है? उपासना। अगला है सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो शिशिर वाद्यों में शाह की जो उपाधि है वह शहनाई को क्या किया गया है? दिया गया है। अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। किससे है? शहनाई से। अगला है नौबत खानी इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक क्या है? व्यक्ति चित्र है। क्या है मेरे दोस्तों? तो यह एक व्यक्ति चित्र है, यानी इसका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह यतीन्द्र मिश्र की रचना है। किनकी है? यतीन्द्र मिश्र। अगला है अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे नॉय कहा जाता है। क्या? नॉय। अगला है काशी में मरण भी माना गया है। तो काशी में मरण जो था वह क्या माना गया है? मंगल यानी शुभ माना गया है। अगला है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो किस नाम से? तो यार जुलाहे नाम से किया है। अगला है किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह शिक्षा और संस्कृति पाठ की है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। अगला है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम जो था वह क्या था? करमचंद गांधी, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो यह महात्मा गांधी की रचना है। किनकी है? महात्मा गांधी। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है हृदय की शिक्षा। अगला है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को क्या हुए थे? लौटे थे। और इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बनी रहे? तो यह महात्मा गांधी चाहते थे। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। अगला है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर जो है वह किस भाषा के कवि है? तो वह अंग्रेजी भाषा के क्या है? कवि है। अगला है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो इनका दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो था वह कब से कब तक था मेरे दोस्तों? तो 1893 से 1914 तक था। अगला है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा जो है वह अहिंसक प्रतिरोध है। अगला है गांधी जी के स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो किस तारीख को? तो 2 अक्टूबर को उनकी जयंती क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला है मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार था? तो यह महात्मा गांधी का क्या था? विचार था। तो मेरे दोस्तों अभी तक हमने देखा जो आपके कहानी वाली जो गद्य सेक्शन जो है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी हमने क्या किया? कंप्लीट किया। अब काव्य खंड के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको क्या करते हैं? देखते हैं। तो काव्य खंड में पहला प्रश्न है कि आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है? तो यह गुरु नानक की रचना है। किन की रचना है मेरे दोस्तों? तो यह गुरु नानक की क्या है? रचना है। किन की? गुरु नानक की। अगला है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखी? तो उन्होंने हिंदी भाषा में क्या किए हैं? कविताएं लिखी है। अगला है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति? तो गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। अगला है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है वह निर्गुण भक्ति मार्ग के क्या है? कवि हैं। अगला है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का क्या किया है? प्रवर्तन किया है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्या था? सुलक्षणी। अगला है 7 नंबर गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के क्या है? कवि हैं। अगला है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। लाहौर के किस गांव में?
तलवंडी गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति गुरु नानक की है। किनकी है, गुरु नानक की। अगला है रविरास किसकी रचना है, तो रविरास जो है मेरे दोस्तों वह किसकी रचना है, तो गुरु नानक की क्या है, रचना है। अगला है वाणी विष के समान कब हो जाती है, तो राम नाम के बिना वाणी जो है वह विष के समान हो जाती है। अगला है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने। अगला है ननकाना साहब अब कहाँ है, तो ननकाना साहब अब जो है वह कहाँ है मेरे दोस्तों, तो वह पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। अगला है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि जो थे वह रसखान थे। कौन थे, रसखान। अगला है रसखान का रचना काल था, तो रसखान का रचना काल जो था वह जहांगीर का शासनकाल था। किनका, तो जहांगीर का क्या था, शासनकाल था। अगला है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, तो सवैया और छंद के सिद्ध कवि रसखान थे। कौन थे, रसखान। अगला है प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो यह राधा और कृष्ण को उसने क्या क्या है, माली और मालिन कहा है। अगला है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किसने कहा, तो यह किसने कहा है मेरे दोस्तों, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किनको कहा है, रसखान को कहा है। अगला है रसखान की कृति है, तो रसखान की कृति कौन है, इसमें प्रेम वाटिका जो है वह रसखान की क्या है, कृति है। अगला है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए और वहाँ पर कृष्ण भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। अगला है रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो रसखान जो थे वह सवैया और छंद में क्या थे, सिद्ध थे। अगला है सुजान रसखान किनकी रचना है, तो सुजान रसखान की क्या है, रचना है। अगला है कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो कवि रसखान जो थे वह पठान राजवंश में क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। अगला है प्रीतम नंद किशोर जात दिन ते नैनियो लगियो, मन पावन चित चोर पलकोट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता में है, तो यह पंक्ति प्रेमयनी श्री राधिका कविता में है। अगला है कबीर रसखान किसके परम भक्त है, तो कबीर रसखान जो है वह किसके परम भक्त है, तो कृष्ण के परम भक्त हैं। किनके, कृष्ण के। अगला है प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, तो यह रसखान रचनावली से क्या किया गया है, संकलित इसको किया गया है। अगला है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इसका चित्रण किसने किया है, तो इसका चित्रण रसखान ने किया है। किसने किया है, रसखान ने। अगला है घनानंद किस भक्त है, सॉरी इसके जो आंसर हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनानंद। अगला है घनानंद किस भक्ति के कवि हैं, तो घनानंद जो है वह किस भाषा के, तो ब्रज भाषा के क्या हैं, कवि हैं। अगला है सुजान सागर किनकी रचना है, तो सुजान सागर जो है वह घनानंद की रचना है। किनकी रचना है, घनानंद की। घनानंद की क्या है, रचना है। अगला है अति सुदो स्नेह को मारा गया छंद के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है वह घनानंद है। कौन है, घनानंद है। अगला प्रश्न है नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था, तो नादिर शाह ने घनानंद का क्या किया था, वध किया था। यह एक लुटेरा था, विदेशी क्या था, लुटेरा था। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे, तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा क्या हुए थे, मारे गए थे। अगला है मो अश्वानिही ले बरसो कौन कहते हैं, तो यह कौन कहते हैं, तो यह घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं, घनानंद। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है घनानंद कवि हैं, तो घनानंद किस प्रकार के कवि हैं, तो रीति मुक्त धारा के क्या हैं, कवि हैं। अगला है अति सुदो स्नेह को मारा गए जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह घनानंद की है। किसकी है, घनानंद की। अगला है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने पर्जन्य जो है वह बादल को कहा है। किसको कहा है, बादल को। अगला है घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो घनानंद के रचित अत्यंत प्रसिद्ध सवैया और घनाक्षरी है।
अगला है विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला जो है वह घनानंद की रचना है। किनकी रचना है? घनानंद की। अगला है 39 नंबर, प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो प्रेम घन भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। अगला है 40 नंबर, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो जीर्ण जनपद बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की क्या है? रचना है। अगला है भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह प्रेम घन का क्या है? प्रसिद्ध एक नाटक है। अगला है कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो किसकी? कौन सी विद्या पढ़ करके? तो विदेशी विद्या पढ़ करके क्या हो गई है? लोगों की बुद्धि भी क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। स्वदेशी कविता संकलित है। तो स्वदेशी कविता किससे? तो प्रेम घन सर्वस्व से क्या किया गया है? संकलित किया गया है। अगला है हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुचिला जात पंक्ति किस कविता से क्या है? उद्धित है। तो यह किस कविता से मेरे दोस्तों उद्धित है? तो यह स्वदेशी कविता से क्या है? उद्धित है। किससे है? स्वदेशी कविता से क्या किया गया है? लिया गया है। अगला है 45 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेम घन है। कौन है? प्रेम घन। अगला है परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो परदेश की विद्या पढ़ने का सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। अगला है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेम घन अपना आदर्श जो थे वह किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या करते थे? मानते थे। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो वह प्रेम घन सर्वस्व से क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है। अगला है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो प्रयाग रामागमन जो है वह शीर्षक नाटक जो है वह किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की क्या है? रचना है। अगला है लास्ट प्रश्न, हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुचिला जात भारतीय सब वस्तुएं सोए हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति जो है वह स्वदेशी कविता से क्या किया गया है? लिया गया है। तो मेरे दोस्तों कुल हमने 250 प्रश्न क्या किया है? आज के क्लास में हमने क्या किया? कंप्लीट किया। तो मेरे दोस्तों आप सभी अंत तक बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अगर ये वीडियो क्या कर लेते हैं पूरा अगर देखे हैं तो इसका मतलब आपका एग्ज़ाम जो रहेगा मेरे दोस्तों वह बेहतर होगा। और साथ साथ में आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी पेपर में बहुत अच्छा करें। चलिए तो इसी के साथ फिर मिलते हैं शाम के समय, दोपहर के समय आप क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? जुड़ जाएंगे, जिससे आप क्या है कि आपके जो आंसर की होंगे वह भी वीडियो के रूप में आप सभी के सामने आएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं कि आपने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो पेपर जैसे समाप्त होगा तो उसके कुछ समय बाद आपका जो आंसर की होगा मैं इस वीडियो पर, इस चैनल पर क्या कर दूंगा? अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न की जाँच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।